हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मेगा रिवीजन सेशन आपको दिया था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जितने न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं हमने सबका डाउट और रिवीजन कराने का, डाउट क्लियर करने का और रिवीजन कराने का सेशन लिया था। लेकिन आज पार्ट 2 में आपको कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर बचे हुए थे, उसका आप मेगा रिवीजन सेशन देने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स बच गए थे, उसका आज रिवीजन कराएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन हिंदी में उसे कहते हैं माध्य विचलन। तो मीन डेविएशन 3 प्रकार का होता है। मीन डेविएशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये 3 तरह का मीन, मीडियन, मोड, तीनों से मीन डेविएशन निकाला जाता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा 8 जैसा होता है लेकिन 8 नहीं होता, ऊपर कर्व करके ऊपर घूम जाता है। तो डेल्टा एक्स बार, एक्स बार मीन्स आप जानते हैं मीन होता है, तो डेल्टा एक्स बार मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीडियन को हम यम कहते हैं, डेल्टा एम, डेल्टा एम। और मोड को आप जेड कहते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा जेड। मीन्स स्टूडेंट्स आप समझिए, जब क्वेश्चन में मीन डेविएशन पूछा जाएगा तो ये पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में कौन सा मीन डेविएशन पूछा है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, क्वेश्चन में कहा रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि मीन डेविएशन बताइए, ये नहीं कहा है मीन से निकालिए कि मीडियन से कि मोड से, तो आप हमेशा तब कैलकुलेशन कराइएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। वैसे तो स्पेशली कहा जाता है, अगर ना कहा हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ही कैलकुलेट करिएगा। तो चलिए मीन डेविएशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन देखिए। मीन डेविएशन मान लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60 तक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है मान लीजिए 6 7 12, 6 7 12, 20 10 5, 20 10 5। ये मान लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा है, हम तीनों कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहा होगा तो पहले मीडियन निकालिएगा, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कहेगा तो पहले मोड निकालिएगा। तो पहले मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका आपको पता है, पहले आप मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं। इसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो 5, 15, 25, 35, 45, 55। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं इसके पहले वीडियो में हमने बताया था। उसके बाद आप एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 30, 105, 300, 700, 450, 275। और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आप जानते हैं, अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन
n, सिग्मा एफ एक्स, इसका आप टोटल कराएंगे, इसका टोटल कराएंगे, टोटल 135, 435, 1135, 1535, 1585, 1590, 1660, 1860, 1860, 1860 को आप डिवाइड करा लीजिए n से, n होता 13, 25, 45, 55, 60, ये आ गया 60। अब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा 1860 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, आएगा 31। तो अर्थमेटिक मीन आ गया कितना, 31। तो देखिए अब मीन डेविएशन निकालना अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना था, तो अभी तो आपने मीन निकाला है, अर्थ मीन डेविएशन तो निकाला ही नहीं। मीन डेविएशन निकालेंगे कैसे, मीन डेविएशन निकालते हैं मॉड dx करेंगे। आप dx तो सुने हैं x माइनस एक्स बार, लेकिन मॉड dx का मतलब होता है जब पहले और बाद में दो खड़ी लाइन पड़ जाए तो उसे मॉड कहते हैं। मॉड का मतलब होता है आप डेविएशन निकालिए, माइनस करिए, कैसे, ये वैल्यू x है और इधर x बार है, तो x माइनस एक्स बार करिए, लेकिन आपको प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है। ये मॉड का मतलब होता है बिना प्लस माइनस को ध्यान दिए हुए जो डिफरेंस हो वही लिख लीजिए। मतलब ऐसे, अगर 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, और अगर 2 माइनस 3 कर रहे हो तो आंसर -1 आता है। तो मॉड का मतलब होता है चाहे आप 3 माइनस 2 करें चाहे 2 माइनस 3 करें, आप आंसर 1 ही लिखिए, क्योंकि एक का डिफरेंस इसमें भी है, एक का डिफरेंस इसमें भी है। ये अलग की बात है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर मॉड लगा रहे तो आपको प्लस माइनस ध्यान नहीं देना होगा। तो चूंकि इसमें मीन डेविएशन, चाहे जो आप मीन डेविएशन निकालें, इसमें आपको प्लस माइनस इग्नोर करना होता है, इसलिए यहां पे हमने लिखा है मॉड। तो आप कैसे निकालेंगे, 5x है, x बार 31, तो 26 आ रहा -26, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे 26। 15 माइनस 31 करेंगे 16, 6, 35 माइनस 31 करेंगे 4, 14, 24, ये हो गया मॉड dx। अब आप क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करा देंगे, f मॉड dx, फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे 156, देखिए 156, फिर 7 इंटू 16 करेंगे 112, 12 इंटू 6 करेंगे 72, 80, 140, 120, और फार्मूला लगा दीजिएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आपने कहा ये डेल्टा एक्स बार, सॉरी डेल्टा एक्स बार मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ मॉड dx अपॉन n। बस ये सिंपल फार्मूला है, सिग्मा एफ मॉड dx अपॉन n। तो एफ मॉड dx इसका आप टोटल कराएंगे तो आएगा 260, 340, 340, 410, 412, 512, 524, 530, 580, 680, 680, 680 डिवाइडेड बाई n, n तो 60 है ही, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 11.33। यही हो गया आपका मीन डेविएशन, आंसर आ गया
मीन डेविएशन हो गया 11.33। अच्छा, मीन डेविएशन के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी पूछ लेता है। जैसे ये तो मीन डेविएशन आपने निकाल लिया, अगर पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालिए, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना होगा। तो आप मीन डेविएशन तो आप निकाल ही लिए हैं, अब आपको देखना है ये कौन सा मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, मीडियन है या मोड है। तो आपने मीन से निकाला है तो उसी मीन को से डिवाइड करवा लीजिए। ये तो 11.33 डिवाइडेड बाय मीन आपने निकाला था 31, तो देखते हैं कितना आंसर आया है। 11.33 डिवाइडेड बाय 31 कर देंगे, ये आंसर आएगा 0.37 या 0.365। ये हो गया आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसी में भी पूछ सकता है, चाहे कोफिशिएंट आप चाहे मेन से निकाले हो, चाहे मीडियन, चाहे मोड, किसी से भी निकाले हो, कोफिशिएंट किसी से भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको हमने बताया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा होता तो आपको पहले क्या निकालना पड़ता, मीडियन, तब एक्स बार ना निकालते, तब यम निकालते। सेम प्रोसेस मीडियन से करेंगे। जब यम निकाल लेंगे तो आप मॉड डीएम निकालेंगे, एक्स माइनस यम कराएंगे, ये आ जाएगा, फिर उसका एफ मॉड डीएम, और फिर ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर पूछ लिया है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपको हमने पहला बता दिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब बताने चल रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछ लिया है क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं पहले मीडियन कैलकुलेट करना है, ये तो क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का पहले आप मीडियन कैलकुलेट, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको सीएफ चाहिए। आप जानते हैं सीएफ होगा 6, 13, 25, 45, 55, 60। हम मीडियन निकालने का तरीका पहले वीडियो बन चुका है, उस वीडियो में है, देख लीजिएगा। पहले आप निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो मीडियन ग्रुप निकालेंगे। मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n अपॉन 2th आइटम, वैल्यू ऑफ 60 अपॉन 2th आइटम, n इज इक्वल टू 60 है, वैल्यू ऑफ 30th आइटम। और आप तो जानते हैं इसमें CF निकालना पड़ता है, तो CF में देखिए 30 या 30 से बड़ा कौन है, 30 से बड़ा यही है, 30 तो है नहीं, 30 से बड़ा ये 45 है, उसके सामने वाला ग्रुप आ गया 30 to 40, ये हो गया मीडियन ग्रुप। अभी मीडियन नहीं आया, मीडियन अब आप निकालेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, ब्रैकेट में n अपॉन 2, सॉरी n अपॉन 2 माइनस C, ये फार्मूला है। तो L1 हो जाएगा 30 प्लस 10 अपॉन F फॉर इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है 20, n अपॉन 2 हो जाएगा 30 माइनस C, इस ग्रुप के पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25, तो 30 प्लस 1/2 इंटू 5, तो आ जाएगा 32.5। तो आपने अभी क्या निकाला, मीडियन। जैसे उसमें पहले मीन निकाले थे वैसे आपने निकाला मीडियन। जब आप मीडियन निकालिए तो अब आप मीन निकालने के बाद जो काम करते थे वो सारा काम अब करिए। क्या, पहले आप मॉड डीएम निकालिए, उसमें मॉड डीएक्स निकाले थे, इसमें मॉड डीएम निकालिए। मॉड डीएम क्या, पहले आप मिड वैल्यू लिखेंगे, मिड वैल्यू एक्स वही होता है, एक्स माइनस एम करना है ना, तो एक्स पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो गया एक्स। अब आप मॉड डीएम निकालेंगे। मॉड डीएम कैसे, एक्स है, यम आपने यहां निकाला है, तो 5 माइनस 32.5 करेंगे तो माइनस 27.5 आ रहा है, लेकिन आपको प्लस माइनस लिखना नहीं, मॉड में लिखना है, इतना आ जाएगा। फिर 17.5, 7.5, 35 माइनस 32.5 करेंगे 2.5, 12.5,
22.5, तो ये हो गया मॉड डीएम। फार्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जैसा निकाले थे सेम वैसे ही फार्मूला क्या, सिग्मा एफ मॉड डीएम अपॉन एन। अभी इससे पहले आपने सॉल्व किया था, बस एक्स की जगह में एम हमने लिख दिया क्योंकि वो मीन से था, ये मीडियन से है। तो एफ मॉड डीएम निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 6 42 45 4 14 12 4 16 165। तो आप 6 इंटू 27.5 165 हो गया, 7 इंटू 17.5 122.5 हो जाएगा, 12 इंटू 7.5 90 हो जाएगा, फिर 20 इंटू 2.5 50 हो जाएगा, 10 इंटू 12.5 125 हो जाएगा, 5 इंटू 22.5 112.5 आ जाएगा। अब फार्मूला आप लगा दीजिए, इसका टोटल आएगा 665। तो 665 डिवाइडेड बाई एन, एन तो आप 60 जान ही रहे हैं, डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू आएगा 11.08। बस आंसर अलग आएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का अलग आंसर आता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का अलग आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालेंगे तो अलग आएगा। तो ये हो गया आपका मीन डेविएशन। इसका भी कोफिशिएंट पूछ सकता है। जब इसका कोफिशिएंट पूछेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो आपने मीन डेविएशन तो निकाल ही लिया है, इसको यम से आप डिवाइड कर लीजिए, यम से डिवाइड कर लीजिए, उसमें एक्स बार से डिवाइड किए थे, यहाँ यम से डिवाइड कर लीजिए। तो 11.08 डिवाइडेड बाई यम निकाले हैं 32.5, 11.08 डिवाइडेड बाई 32.5, तो ये आंसर आ जाएगा 0.341। ये हो गया कोफिशिएंट। तो आपने देखा, जैसे आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था, वैसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकला। वैसे ही बस अंतर किसमें है, मीन निकालने का तरीका अलग था, ये मीडियन निकालने का तरीका अलग होता है। ऐसे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकलेगा। पहले आप मोड निकालने का तरीका आप जानते हैं, मोड पहले निकाल लीजिए, ग्रुपिंग करिए, फिर मॉडल ग्रुप निकालिए, फिर मोड निकालिए, आंसर आ जाएगा मोड का। फिर आप मॉड डीजेड निकालेंगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई कराएंगे, एफ मॉड डीजेड हो जाएगा, फिर फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और उसका कोफिशिएंट निकालना होगा तो जेड से डिवाइड करिएगा। तो इस तरीके से मीन डेविएशन 3 प्रकार का पूछा जाता है, चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो, चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो, चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हो। क्वेश्चन में पूछा रहेगा कौन सा मीन डेविएशन, अगर नहीं कहा है, क्वेश्चन में कह दिया मीन डेविएशन, बस इतना करके शांत हो गया, मीन से कि मीडियन से कि मोड से ना कहा हो, तो आप निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यम वाला, ये वाला। तो इस तरीके से आप मीन डेविएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बड़ा आसान होता है, ये मीन डेविएशन की ही तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मीन डेविएशन तो 3 प्रकार का होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कई प्रकार का नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार से ही निकलता है, मीन से ही निकलता है, ये मीडियन और मोड से नहीं निकलता। तो कैसे निकलेगा ये बताते हैं, इसी क्वेश्चन को ही हम समझा दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता तो कैसे सॉल्व करते। तो देखिए, पहली बात तो स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे कहते हैं मानक विचलन या प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन, इसको आप रो से डिनोट करते हैं। अब पहली बात तो इसमें यह समझिए, मीन डेविएशन 3 तरह का होता था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मीन से ही निकलेगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया तो आप 2 तरीका होता है। डायरेक्ट मेथड पहले आप देखेंगे, डायरेक्ट मेथड, इसमें आपको x बार निकालना होगा। आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान एन करेंगे, x बार आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे? मिड वैल्यू आप निकालेंगे, मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, एफ एक्स अर्थमेटिक में निकालेंगे ऐसे ही 30, 105, 300, 700, 450, 275, इसका आप टोटल करेंगे 145, 445, 1145, 1545, 1595, 16, 1870 या 1860 या 1870, जो भी होगा एक बार चेक कर लें। $30 plus 105 plus 300 plus 700 plus 450 plus 275 आ गया 1860, 1860। तो 1860 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया 31। तो अब करना क्या होगा, इसमें भी आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा dx। बस अंतर है, मेन डेविएशन में मॉड निकालते थे, इसमें मॉड नहीं लिखना है, मतलब उसमें प्लस माइनस इग्नोर करते थे, लेकिन यहां इग्नोर नहीं करना है। प्लस आएगा तो प्लस लिखिए, माइनस आएगा तो माइनस लिखिए। तो कैसे? आप देखिए यहां पे मिड वैल्यू x है, x बार वहां है, तो ये आएगा -26, -16, -6, 35 - 31 करेंगे, 35 - 31 4, 14, 24, ये तो हो गया dx। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है, dx स्क्वायर, बस इतना अंतर है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना अंतर है, 2 अंतर। एक तो उसमें मॉड लिखते थे, मतलब प्लस माइनस इग्नोर करते थे, इसमें आपको मॉड नहीं लिखना है, मतलब प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस करिएगा। दूसरा अंतर यह है, उसमें dx का स्क्वायर नहीं निकालते थे, इसमें स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो अब आप इसका स्क्वायर कराएंगे तो 26 का स्क्वायर, 26 × 26 आएगा 676, 16 × 16 करेंगे 256, 36, 16, 14 × 14 करेंगे 196, 24 × 24 करेंगे तो 576, ये dx स्क्वायर हो गया। अब आप फार्मूला देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही रो से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है √ सिग्मा f dx स्क्वायर अपान n, ये फार्मूला होता है। याद रखिएगा, उसमें √ नहीं था, इसमें √ रहेगा। यहां स्क्वायर करा देते हैं, यहां देखिए स्क्वायर हुआ है, वहां √ कर लीजिए, फिर उसी फॉर्म पे आ गया। तो देखिए √ इसका टोटल, पहले f निकालें, f dx स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 676 इंटू फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, आएगा 4056, 256 इंटू
7 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 1792। 36 इंटू 12 कराएंगे आएगा 432। फिर 16 इंटू 20 कराएंगे, 16 इंटू 20 कराएंगे आएगा 320। 196 इंटू 10 कराएंगे तो 1960। 576 इंटू 5 कराएंगे आएगा 2880। बस आप इसका टोटल करा लीजिए, इसी का स्क्वायर वहां पूछा है, इसका टोटल आएगा 11,440। 11,450। चलिए अब यहां 11,440 डिवाइडेड बाई n 31 आपने निकाला है, तो इसको आप डिवाइड करा लेंगे 31 से, आएगा n 60 है, सॉरी n इज इक्वल टू 60। आप इसे 60 से डिवाइड कराएंगे, 11,440 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आएगा 190.66 और इसका अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 13.81। बस इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है। अगर पूछा होगा तो लगाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ही है, x बार से ही निकालते हैं इसे, x बार से डिवाइड करवा लीजिए, तो x बार से डिवाइड कराएंगे, डिवाइडेड बाई x बार 31 आया था तो 13.81 डिवाइडेड बाई 31 कर देंगे, आंसर आएगा 0.445। 0.445। बस इस तरीके से आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप कह रहे थे कि डायरेक्ट मेथड से ये लगाए हैं आप, ठीक है, ये मेथड आसान तो दिख रहा है, थोड़ी समस्या आ जाती है कि अगर ये अर्थमेटिक मीन किसी किसी क्वेश्चन में पॉइंट में आ जाता है, जैसे 31 ये तो परफेक्ट नंबर है, 31.6 आ जाए, 31.67 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पॉइंट में आ जाए, कोई भी नंबर पॉइंट में आ जाए, तो फिर ये कैलकुलेशन बड़ा हार्ड हो जाता है। क्या हार्ड हो जाएगा? जैसे 31.67 आया होता तो जब ये डीएक्स निकालेंगे तो सब इस पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो जाएगा, फिर एफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टेबल बड़ा टफ हो जाता है। अगर आपका ये अर्थमेटिक मीन पॉइंट में आया हो तो हम आपको बता दें एक तरीका, अगर अर्थमेटिक मीन पॉइंट में आया हो तो आप इस मेथड को मत लगाइएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तब आप शॉर्टकट मेथड लगा लीजिएगा। उसको क्या करना है बताते हैं। उसमें आपको ये अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेशन नहीं कराना है, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। आप बड़ी सावधानी से कैलकुलेशन करिए, भले पॉइंट में आ रहा है तो आंसर तो आ ही जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि कैलकुलेशन में गलती हो जाता है। चाहे आप डायरेक्ट मेथड्स लगाएं चाहे शॉर्टकट मेथड्स लगाएं, आंसर आएगा सेम। अब आपको हम बताते हैं, अगर शॉर्टकट मेथड से लगाने के लिए आ जाए तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। हम आपको ये सजेशन है कि अगर अर्थमेटिक मीन अगर पॉइंट में आ जाए तो आप शॉर्टकट मेथड ही लगाया कीजिए। तो क्या करना होगा, उसमें सब कुछ आपने क्या किया था, अर्थमेटिक मीन पहले निकाले थे, यहां देखें, पहले आप डायरेक्ट मेथड में क्या किए थे, पहले आपने अर्थमेटिक मीन निकाला था तो फिर डीएक्स निकाले थे, x माइनस एक्स बार। डीएक्स कैसे निकाले थे, x आपके सामने ये है और x बार आपने उसे कर लिया था, तो कोई जरूरी नहीं कि ये सारा कैलकुलेशन आप इसी से करिए, किसी एक को इसमें से अज्यूम मीन, जो आपका ये x है इसमें जिसको मन कहे उसको आप अज्यूम मीन मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम 35 को अज्यूम मीन मान लें, तो आप देखिए जब अगर यहां पॉइंट में आया होगा तो ये वैल्यू तो पॉइंट में है नहीं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो आप
अर्थमेटिक मीन का नहीं, इसी में से किसी एक को अज्यूम मीन मान लीजिए। डेविएशन आप उससे करिए, जो आप कर रहे थे x माइनस एक्स बार मत करिए, x माइनस ए करिए। अज्यूम मीन आपने चाहे जिसको मान लीजिए, आंसर सबका एक ही आएगा। तो जैसे 5x है, अज्यूम मीन आपने माना है 35, तो 5 माइनस 35 करेंगे तो माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20 आएगा। 45 माइनस 35 करेंगे 10, 55 माइनस 35 करेंगे 20। स्क्वायर इसका भी करना है, बस यही इतना अंतर है बस। उसमें एक्चुअल मीन से कैलकुलेशन कराते थे, इसमें अज्यूम मीन से कैलकुलेशन कराएंगे। तो अब आप करेंगे इसका dx स्क्वायर, आएगा 900, 400, 100, 0, 100, 400। फॉर्मूला चेंज होता है थोड़ा सा। स्टैंडर्ड डेविएशन रो इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ dx स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा एफ dx अपान n का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, फार्मूले में अंतर है। डायरेक्ट मेथड में वो फार्मूला लगा था, शॉर्टकट मेथड में ये फार्मूला लगता है। तो देखिए आप एफ dx स्क्वायर कैसे आएगा, एफ dx स्क्वायर आपके सामने ये dx स्क्वायर है ही, एफ से मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो कितना आएगा 900 इंटू 6, तो आ जाएगा 5400। फिर 400 इंटू 7 आ जाएगा 2800। 100 इंटू 12 आ जाएगा 1200। ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 20 करेंगे 0 आएगा। 100 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 1000। और 400 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 2000। और इसका आप टोटल कराएंगे तो कितना आएगा 12400। ये तो आ गया। तो आप इस फार्मूले में कैसे अप्लाई कराएंगे, 12400 डिवाइडेड बाई 60 यानी इज इक्वल टू 60 माइनस, अब आप सिग्मा एफ डी एक्स कहां पाएंगे, तो देखिए आपके सामने dx है ही और f भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, एक कॉलम और बनेगा इसमें एफ डी एक्स का। कैसे, 6 इंटू 30 कराएंगे माइनस 180, 7 इंटू 20 माइनस 20 कराएंगे माइनस 140, 12 इंटू माइनस 10 करेंगे माइनस 120, 0, 10 इंटू 10 कराएंगे 100, 5 इंटू 20 कराएंगे 100, इसका टोटल कराएंगे तो 180, 140, 120, 200 माइनस करा देंगे 240 आएगा, यह आएगा माइनस 240, टोटल आया माइनस 240। तो यहां करेंगे माइनस 240 अपान एन 60 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा दोनों कॉलम में जो अंतर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई तो इससे कराएंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई डीएक्स के से कराएंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा। इन दोनों की जरूरत वहां पड़ती है। तो इसको आप सॉल्व कराएंगे 12400 डिवाइडेड बाई 60 कराएंगे तो आएगा 206.66 माइनस 240 अपॉन 60 करेंगे तो माइनस 4 का होल स्क्वायर 206.66 माइनस 16, तो माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 190.66 और 190.66 को अंडर रूट कराएंगे आएगा 13.81। तो अभी आप देखिए, इससे पहले जब डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें भी यही आंसर आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 13.81, इसमें भी देखिए 13.81। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड्स लगाएं
चाहे शॉर्टकट मेथड्स लगाएं, दोनों मेथड से आपका आंसर सही आएगा। ट्रिक है, थोड़ा सा आसान आपके लिए होगा कि अगर आपका अर्थमेटिक मीन पॉइंट में आ जाए तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आप लगाइए शॉर्टकट मेथड। फिलहाल अगर आप डायरेक्ट लगाएं चाहे शॉर्टकट लगाएं, आंसर आएगा वही। अच्छा, इसमें भी कोफिशिएंट अगर पूछा तो कोफिशिएंट अगर पूछ लिया तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ही है, x बार से डिवाइड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज आपने मीन देखा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको अगले चैप्टर पे ले चल रहे हैं, कोरिलेशन। कोरिलेशन का वीडियो हमने दो मेथड है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको पढ़ना है और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ना है। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, दोनों का वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसे दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कोरिलेशन के बाद आपका अगला चैप्टर है, तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का हमने वीडियो एक बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। इस दोनों वीडियो का हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के सर्च कर लीजिएगा। आज हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रेंड वैल्यू पूछा जाता है। ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने की कई मेथड हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम के सिलेबस में है दो मेथड है, एक है मूविंग एवरेज मेथड, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हम ट्रेंड वैल्यू एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में क्या पूछा जाता है आपसे, ट्रेंड वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा जाता है ट्रेंड वैल्यू बताइए। ट्रेंड वैल्यू निकालने की उपनति, हिंदी में कहते हैं उपनति या दीर्घकालीन उपनति। तो ये ट्रेंड वैल्यू निकालने का दो मेथड आपको पढ़ना है, एक है मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, और एक होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये दो मेथड, तो हम आपको एक एग्जांपल से दोनों मेथड समझाते हैं। इसमें मूविंग एवरेज मेथड को पहले बताते हैं। मान लीजिए ईयर दिया है 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 और सेल दिया है, ये अलग अलग ईयर का सेल दिया है 30 टन, 35 टन, 40 टन, 48 टन, 55 टन। ये मान लीजिए सेल दिया है, ईयर और सेल दिया है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप मूविंग एवरेज मेथड बताइए, तो देखिए मूविंग एवरेज मेथड में आप ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा जाएगा मूविंग एवरेज मेथड में ये पूछा जाएगा कितने ईयरली मूविंग एवरेज मेथड लगाना है आपको, कितने ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 6 ईयरली, 7 ईयरली, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो 2 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली पूछ रहा है, इसको हम दो हिस्से में बांट रहे हैं, ऑड और इवन नंबर में। तो इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन में कहा है, पहले हम ऑड नंबर का करते हैं। मान लीजिए 3 ईयरली पूछा है, क्वेश्चन में कह दिया 3 ईयरली, ऐसे कहा जाएगा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। तो 3 ईयरली ऑड नंबर है,
ये थोड़ा सा आसान है। इवन में पूछेगा थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है। तो पहले हम 3 ईयरली करके बता दे रहे हैं। 3 ईयरली में करना क्या होता है, ट्रेंड वैल्यू का डायरेक्ट कॉलम बना लीजिए, ट्रेंड वैल्यू का, और उसमें क्या करना होता है, ये जो आपका ईयर है और इधर वैल्यू दिया है सेल, तो इसको 3-3 साल का, शुरू से 3 साल का जो वैल्यू दिया है उसका एवरेज निकालना है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेज मींस ये तीनों वैल्यू का एवरेज, और लिखेंगे कहां जानते हैं, इसका आंसर जो भी आएगा वही ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा, और आंसर होगा किस ईयर का, बीच वाले, जैसे ये 3 साल का ले रहे हैं तो बीच वाला ईयर ये हुआ है, तो 30 प्लस 35 प्लस 40 सबको आपको जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसे आपको ये थियरली एक बार निकाले, अब आप इसको छोड़िए फिर आगे बढ़िए, यहां से 3 साल ये लीजिए, पीछे से एक छोड़िए, आगे से एक ले लीजिए, और इसका बीच वाला ईयर ये पड़ेगा 35 प्लस 40 प्लस 48, इसको भी आप जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया। फिर आप इसको छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, ये 40 प्लस 48 प्लस 55 सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये जो आंसर आएगा इसका। तो देख ध्यान दीजिए, ये 3 हो गया, अब 2 ही बच रहा, अब नहीं निकलेगा, 3 ईयर लिखा है, 2 ही साल तो बचा है, तो यहाँ एक छूट जाएगा, ऊपर भी पहले साल का छूट जाता है। शुरू का 1 साल, लास्ट के 1 साल का आंसर नहीं आएगा, लेकिन बीच में ये जो आंसर आ रहे हैं ये सब ट्रेंड वैल्यू हो जाएंगे। बस यही आपको यही करके छोड़ देना है, ऐसे जितने भी ईयर का दिया होगा सब का करके छोड़ देना है, वो ये जो आएगा ये सब का सब आंसर होगा। ये है 8 नंबर में पूछा जाएगा मूविंग एवरेज मेथड से। जैसे ये 3 ईयरली है, 5 ईयरली भी कर सकता है। जब 5 ईयरली कहेगा आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इसका लेंगे और बीच में आंसर निकाले, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कराएंगे और आंसर कहां लिखेंगे, बीच में, बीच वाला ईयर ये पड़ता है, तो यहां ये दोनों छूट जाएगा, बीच में यहां लिखवाइएगा, सबको जोड़िएगा, 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 55 सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 करिएगा, आंसर आ जाएगा यहां। फिर जब ये 5 पूरा हो जाएगा तो एक छोड़िएगा, फिर यहां से लिखिएगा, 1 साल आगे बढ़ जाइएगा, डेटा ज्यादा दिया रहेगा, 1 साल आगे बढ़ जाइएगा, तो इसके बीच में कौन सा ईयर पड़ेगा, ये पड़ेगा। इन पांचों को आप जोड़िएगा और 5 से डिवाइड करिए, इसका आंसर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर आगे बढ़ जाइएगा, पीछे से बढ़ के आगे 5-5 साल का लेना है। अगर 5 ईयरली कर दिया तो, 7 ईयरली कर दिया तो आप 7 साल का लीजिए, 7 को जोड़ के 7 से डिवाइड करिए, आंसर बीच वाले ईयर में लिखना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, शुरू के कुछ ईयर, लास्ट के कुछ ईयर के आंसर ब्लैंक जाते हैं, बीच में जितने ईयर होंगे उसके आंसर आएंगे, और यही करके छोड़ देना है, इसी पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर 8 नंबर 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली पूछा तो लगा देंगे आप। लेकिन अगर इवन नंबर में पूछ लिया, 4 ईयरली बताइए, 6 ईयरली, 8 ईयरली, तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या क्या बढ़ती है, ये देखिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि इवन नंबर में बताइए, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं, इवन नंबर 4 ईयरली, जैसे ईयर दिया है 2010, 12, 14, 16, 18, 20 दिया है, और सेल दिया है 40, 60, मान लीजिए 70, 100, 120, 136 मान लीजिए दिया हुआ है, इसको हम 80 मान लें, कुछ भी मान लें। अब यहां देखिए, मान लीजिए 4 ईयरली पूछा है, तो 4 ईयरली का मतलब होता है आप 4 को टोटल करिए और 4 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 4 साल का टोटल करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, और कहां लिखेंगे, बीच में, और बीच में कौन सा ईयर पड़ रहा है, ना यहां पड़ेगा, और ये जो है ना तो 2012 है ना तो 2014 है, तो कौन सा ईयर है, ऐसे नहीं। तब आपको क्या करना होगा, आप चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड नहीं करना है,
क्योंकि जो आपका आंसर आ जाएगा वो किसी ईयर का बनेगा ही नहीं, जो आपका ईयर दिया होगा इसमें किसी ईयर का आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ 4 को जोड़ लीजिए, 4 से डिवाइड मत करिए अभी। तो चारों को जोड़िए और बीच में ही लिखवाइए, जहां लिखने का तरीका है वही करवाइए। क्या 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100, इन सबको आप जोड़ेंगे जैसे, तो 100 to 80 आ जाएगा। बीच में ही याद रखिएगा लिखवाए हैं। फिर आप एक छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, वही प्रोसेस है। यहां बीच में आएगा 60 80 100 120, इन सबको आप जोड़ लीजिए। याद रखिएगा डिवाइड नहीं करना है, तो आएगा 360 आएगा। फिर आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ के एक साल आगे बढ़ जाइए, तो यहां बीच में आएगा, तो 80 100 120 प्लस 136, तो जोड़ लेंगे तो आएगा 436 आ जाएगा। सब जोड़ लीजिए, 200 300 436 ये आ गया। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है वो किसी भी ईयर का आंसर नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन वो किसका, न 12 का होता न 14 का होता। तो अब आपको ये स्पेशल आंसर किसी ईयर का होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, अब आपको क्या करना है, एक कॉलम फिर आगे बढ़ जाना है। अब क्या करेंगे, जो आप ये 4 का पेयर बनाए हैं ना, इन दोनों को टोटल करेंगे और इसके बीच में लिखेंगे। अब दो का, यहाँ 4 का हो चाहे 6 का हो चाहे जिसका हो, इवन नंबर में चाहे 4 का हो चाहे 6 का हो चाहे 8, जोड़ जोड़ के लिख लेंगे। लेकिन जब दोबारा करवाएंगे तो दो को जोड़ेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, बीच में लिखेंगे तो 280 प्लस 360, और अब जो आंसर आएगा वो देखिए 2014 का होगा, किसी ईयर का ही होगा। और इसको अब डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से क्यों, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर, ये टोटल ये था, और 4 ही डिजिट का टोटल ये भी है, तो ये 4 ईयर और 4 साल, कुल 8 साल का टोटल हो गया ये। इसको आप डिवाइड कितने से कराएंगे, डबल से, 8 से। अगर 6 ईयरली कहा होता तो 6 साल का ये आता, 6 साल का ये, तो 12 से डिवाइड कराते। 8 ईयरली कहा होता तो 8 साल का टोटल ये, 8 साल का टोटल ये, 16 से डिवाइड कराते। तो फिलहाल यहाँ 4 ईयरली कहा था, तो इसलिए हम डिवाइड कराएंगे किससे, 8 से। जो आंसर आ जाएगा वो आंसर बनेगा 2014 का। ऐसे ही इसके बीच में 360 प्लस 436 डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो ये जो आंसर आएगा वो किसका बनेगा, 2016 का बनेगा। ऐसे ही आप करते चलिए, ये आपका मूविंग एवरेज मेथड हो गया। तो चाहे ऑड नंबर में पूछा जाए चाहे इवन नंबर में, ऑड नंबर में पूछेगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक ही बार में किसी ईयर का आंसर मिल जाएगा, वो डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर इवन में पूछा गया तो फिर जो बीच में आंसर लिखेंगे वो किसी ईयर का नहीं होगा, तो फिर उसको किसी ईयर का आंसर बनाने के लिए फिर दो का पेयर करके डबल से डिवाइड करिए। 4 ईयरली है तो 8 से, क्योंकि 4 4 8 नंबर का टोटल हो गया, 8 से डिवाइड। 6 ईयरली आप बनाएंगे तो 6 साल का टोटल ये होगा, 6 साल का टोटल ये, तो 12 से डिवाइड कराएंगे, और ये जो आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा वो सब हो जाएगा ट्रेंड वैल्यू। इसमें भी स्टार्टिंग के कुछ ईयर के आंसर गैप जाते हैं, लास्ट में भी उतने ही ईयर के आंसर गैप जाएंगे, बीच में जितने भी ईयर क्वेश्चन में दिए होंगे सबके ट्रेंड वैल्यू आएंगे। इस तरीके से आप मूविंग एवरेज मेथड से आप अगर ट्रेंड वैल्यू पूछ लिया गया तो आप निकालेंगे। ये आपका था मूविंग एवरेज मेथड, चाहे ऑड नंबर में चाहे इवन नंबर में। अब आपको हम बताते हैं ट्रेंड वैल्यू निकालने का, दो मेथड बताए हैं, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको बताते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, और दोनों इक्वेशन की हेल्प से ए और बी निकालते हैं। दो इक्वेशन क्या है,
एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। ये तो पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनता है कि ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। ये दो इक्वेशन आपको बनाने होंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आएगी। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो ट्रेंड वैल्यू बड़े आराम से निकालेंगे, क्योंकि ट्रेंड वैल्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक्स। ए बी आप यहां निकालेंगे और एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ईयर दिया है 2015, 2016, 17, 18, 19। सेल दिया है 30, 40, 60, 90, 120 मान लीजिए दिया हुआ है। इसमें जो ईयर होता है उसका आप सीरियल नंबर दे दीजिए। सीरियल नंबर स्टार्ट देखिए, सीरियल से है 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19। तो इसको आप नंबरिंग कर दीजिए। तो उसी को आप कहिए एक्स 1 2 3 4 5। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में बीच में गैप दे दिया, जैसे 15 हो गया उसके बाद डायरेक्ट 17 आ गया। इसको 1 दिए हैं तो 17 को 3 दीजिए, अगर 16 नहीं है तो 2 हटा दीजिए। फिर 17 के बाद 18 है तो 4 दीजिए। 18 के बाद मान लीजिए 19 छोड़ के 20 आ गया तो फिर आप 5 छोड़ के 6 दे दीजिएगा। इस तरीके से एक्स आता है। और आपके सामने जो वाई सेल दिया है ये वाई होता है। तो एक्स वाई आपके सामने हो गया। अब इस इक्वेशन को हम बनाते हैं। पहले देखिए, पहला इक्वेशन है एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई। तो इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, यन कैसे पाएंगे। यन तो आप ये लीजिए कितने ईयर का डेटा है, 1 2 3 4 5। यन इज इक्वल टू 5 ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स आपके सामने ये है एक्स, जो आपने इसको सीरियल दिया है। तो 5 9 5 4 9 12 15 15 बी इज इक्वल टू सिग्मा वाई। सिग्मा वाई मीन्स इसका टोटल 210 270 310 340। ये टोटल आ जाएगा 340। 70 130 220 340 इज इक्वल टू 340। और हमने कहा ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है इससे। ए सिग्मा एक्स तो 15 है ही, तो ये हो जाएगा 15a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। 1 1 जा 1, एक्स दिया है इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 9 16 25। इसका टोटल करेंगे 25 37 41 50 55 आएगा। तो ये हो जाएगा 55b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। तो एक्स वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। जिस चीज की जरूरत है सबका कॉलम बना लीजिए। सिग्मा एक्स वाई, तो आपके सामने एक्स भी है वाई भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 30 80 180 360 600। ये कैसे आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसका टोटल हो जाएगा 110 290 650 1250 1250 960 1060 1140 1220 1250। तो ये हो जाएगा 1250। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखिए एक और दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कैसे होगा, इक्वेशन आप पहले भी सॉल्व किए होंगे। आप देखिए 5a है, ये 15a है। तो जब तक चाहे ए को हटाइए चाहे बी को हटाइए, पहले हटाइए तो एक ही बचेगा, ए हटाएंगे तो बी बचेगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी हटाएंगे तो ए बचेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आसानी से हट जाए वो हटा दिए पहले। अब जैसे 5a है 15 है, हटाने का क्या मतलब है, ए का मल्टीपल यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 15 बनाइए, कैसे बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा।
अच्छा, दूसरी शर्त है दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, तो माइनस बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो प्रश्न यहां नहीं है कि इसी में -3 से करिए, पूरे इक्वेशन में -3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आप करेंगे यहां मल्टीप्लाई बाई -3 इन इक्वेशन 1। जो पहला इक्वेशन है इसमें -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -15a -45b इज इक्वल टू -1020। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। वही पहला ही इक्वेशन है, उसको -3 से मल्टीप्लाई कराए तो ये आ गया। और सेकंड इक्वेशन तो 15a है ही प्लस 55b इज इक्वल टू 1250। ये तो आपका दूसरा इक्वेशन है ही। अब ये कट जाएगा, 15a माइनस 15a कट जाएगा, 55b माइनस 45b इज इक्वल टू 10b, और 1250 माइनस 120 करेंगे तो 230 आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 230 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 23। तो आपने b निकाल लिया। हमने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो b आपने निकाल लिया। अब a की वैल्यू निकालिए। अब यही b की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, कहीं भी रख लें तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप मान लीजिए इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 23 आया है इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में रख लीजिए, जैसे 5a प्लस 15b इज इक्वल टू 340। तो 5a प्लस 15b, b की वैल्यू आप 23 पाए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इज इक्वल टू 340। तो 5a प्लस 45 345 इज इक्वल टू 340। तो 5a इज इक्वल टू 340 माइनस 345 इज इक्वल टू -5 आएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे -1। तो a की भी वैल्यू आ गई -1। यहाँ देखिए b की वैल्यू आई है 23, a की वैल्यू आ गई -1। अब सीधा सा जब a b निकालिए ना, तो ट्रेंड वैल्यू का तो बड़ा सिंपल सा काम है, a प्लस bx कर दीजिए, आ जाएगा ट्रेंड वैल्यू। तो अब इसी के सामने एक पैरेलल कॉलम बना लीजिए, a प्लस bx इज इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू। तो a मालूम है -1 प्लस bx, b कितना है, b आपने निकाला है 23, और x क्या है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 23 आएगा, और -1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। अब यहां देखिए -1 प्लस 23 इंटू, आपकी बार x की वैल्यू 2 है, यह सब a वही रहेगा b वही रहेगा, बस x की वैल्यू 1 आएगा, कभी 2 हो जाएगा। यहां देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 45 हो जाएगा। फिर -1 प्लस 23 माइनस इंटू 3 हो जाएगा, आपकी बार x की वैल्यू 3 है, तो ये 69 68 हो जाएगा। ये -1 प्लस 23 इंटू 4, आपकी बार x की वैल्यू 4 है, तो ये टोटल हो जाएगा 92, -1 कर देंगे 91, फिर -1 प्लस 23 इंटू 5 कर लेंगे, 115 -1 कर देंगे 114, बस यही हो जाएगा ट्रेंड वैल्यू। ये आंसर हो गया। फिर से ध्यान दें, दो इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ट्रेंड वैल्यू का फार्मूला है a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ट्रेंड वैल्यू। अब इस इक्वेशन को बनाने में जो मटेरियल चाहिए उसके लिए कॉलम ये सब है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, इसी एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में कभी कभी एक क्वेश्चन में ये पूछ लेता है आप ट्रेंड वैल्यू बताइए, और फोरकास्टिंग भी पूछ लेता है। फोरकास्टिंग मतलब होता है आपके सामने 15 से लेके 19 तक का डेटा है, पूछ लेता है 2020 का, 2022 का, 2025 में सेल क्या होगा, ये सब तो डेटा दिया है, भविष्य का पूर्वानुमान लगाइए, फोरकास्टिंग पूछ लिया। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन पूछ दिया
2022 का आप फोरकास्टिंग करिए कितना सेल होगा। तो अब आपको ऐसे करना पड़ेगा 2022, अगर 2022 देख रहे हैं तो यक्स क्या आएगा, इसके लिए यक्स क्या होगा, देखिए 19 के लिए 5 था, 20, 21, फिर 22, 6, 7, 8, आप देखेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्रम जैसे आपने एक्स दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 22 के लिए क्या आएगा, 8 आएगा। और ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करिए, यही सेम रखिए, -1 प्लस 23, और अब की बार एक्स की वैल्यू 8 कर लीजिए, तो होगा 8 की 24, 8 दूनी 16, 184 -1 कर दीजिए 183। तो यही जो आंसर आएगा ना, यही 2022 का फोरकास्टिंग हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 2022 का फोरकास्टिंग करिए, पूर्वानुमान लगाइए, तो आप ऐसे 22 कर लीजिए, यस आप चेंज कर लीजिए क्या पूछता है उस पर क्या आएगा, और इस इक्वेशन में a प्लस बी एक्स में x की वैल्यू ये रख लीजिए, जो आएगा यही फोरकास्टिंग का आंसर होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में कि ट्रेंड वैल्यू बताइए, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का आप फोरकास्टिंग भी करिए। तो ये दो मेथड था एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में, ट्रेंड वैल्यू पूछा जाता है, और ट्रेंड वैल्यू के दो मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको एक लास्ट टॉपिक आपको इंडेक्स नंबर का बताएंगे। इंडेक्स नंबर को आप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल पॉइंट है, एक तो फिक्स बेस इंडेक्स, एक चेन बेस इंडेक्स, एक आप पढ़ लीजिए फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ज्यादा चांस होता है वो, लेकिन हम तीनों बताते हैं, फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस। वैसे हम फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स का वीडियो अलग हम बना चुके हैं, फिर भी रिवीजन में हम बता दे रहे हैं। यहां देखिए, इसमें क्या रहता है, कई ईयर का प्राइस दिया रहेगा। मान लीजिए अब इंडेक्स नंबर बता रहे हैं, इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ये फार्मूला होता है। तो देखिए पहले हम फिक्स बेस इंडेक्स बताते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स, जैसे मान लीजिए ईयर दिया है और प्राइस दिया है, ईयर 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 दिया है, प्राइस दिया है 30, 35, 70, 100, 105, 130 मान लीजिए दिया हुआ है ये। तो अब आपको क्वेश्चन में कहा जाए फिक्स बेस इंडेक्स, तो ऐसे कहा जाएगा कि बेस ईयर किसको मानिए, क्वेश्चन में ऐसे कहा जाएगा कैलकुलेट फिक्स बेस इंडेक्स अज्यूमिंग 2010 एज बेस ईयर, या किसी को भी कह दे 2011 एज बेस ईयर, किसी ईयर को कहेगा आप इसी को बेस मानिए। मान लेते हैं किसी ईयर को हम 2010 को ही बेस मान लेते हैं, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में कहा है 2010 को ही बेस मानिए, तो इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपने ऊपर लिखा है, लगा लीजिए, ऊपर लिखा है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर निकालने चल रहे हैं वही होता है करंट ईयर। तो जैसे आप इसका इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं तो करंट ईयर प्राइस हो जाएगा 30, और बेस ईयर प्राइस क्या है, क्वेश्चन में कह भी दिया इसी को बेस भी मानिए, तो करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस दोनों 30 ही है, इनटू 100 इज इक्वल टू 100। फिर करंट ईयर प्राइस जब इसका निकालेंगे तो करंट ईयर ये हो जाएगा 35 अपॉन 30 इनटू 100, जो आएगा ये इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 11 का। अगर 12 का इंडेक्स नंबर पूछा है तो करंट ईयर प्राइस 70 अपॉन बेस ईयर प्राइस तो वही फिक्स है 30 इनटू 100, जो भी आएगा आप आंसर लिख लीजिएगा, ये सब इंडेक्स नंबर है। 100
अपॉन 30 इंटू 100, 105 अपॉन 30 इंटू 100, 130 अपॉन 30 इंटू 100। ये सब जो आ रहे हैं ना, ये सब आपके इंडेक्स नंबर हैं। और कैसे इंडेक्स नंबर हैं? फिक्स बेस इंडेक्स हैं। क्यों? कि सब में फिक्स बेस किसको माने हैं आप? फिक्स बेस प्राइस 30, देखिए सब में 30 से डिवाइड कराए हैं। फिक्स बेस ईयर को आपने फिक्स कर दिया है। अच्छा, कभी कभी तो किसी ईयर को कहता है फिक्स बेस मानिए, जैसे अगर 11 को कहा है 35, तो आप 35 से डिवाइड कर दे। कभी कभी तो ऐसे कहता है किसी ईयर को कह देगा इसी को आप बेस मानिए। कभी कभी ऐसे कहता है कि कुछ साल का डेटा दे देगा, कहेगा इसका एवरेज निकालिए, उसको बेस मानिए। कभी कभी ऐसे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया 2010 से लेके 2014 तक के जो प्राइस है उनका एवरेज निकालिए, उसको आप फिक्स मानिए, ऐसा भी कह देता है। आप देखिए 2010 से लेके, तब आप इसको बेस नहीं मानेंगे। 2010 से लेके 2014 का प्राइस, एक जगह पहले बेस ईयर प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा रफ पे, वो वर्किंग नोट में बेस ईयर प्राइस कैसे निकालेंगे? 2010 से लेके 14, इसके ऊपर 30 प्लस 35 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 105 को डिवाइड कर लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है उतने से डिवाइड करिए। 5 साल हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आ जाए, जैसे 30, 65, 135, 235, 340, 340 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से 30, 5 68 आ गया। ठीक है ना, 68। तो इसी को बेस मानिए, 68 को बेस मानिए। अब क्या करेंगे? करंट ईयर प्राइस तो 30 अपॉन बेस ईयर प्राइस 68 इंटू 100, ये हो गया आंसर आएगा। 35 अपॉन 68 इंटू 100, 70 अपॉन 68 इंटू 100, 100 अपॉन 68 इंटू 100। तो ये सब जो आ रहे हैं ना, ये सब आपके इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। ये भी फिक्स बेस इंडेक्स हैं, बशर्ते किसको बेस फिक्स किया गया है? कुछ साल के प्राइस का एवरेज, इसको फिक्स किया गया है। 68 आया है, सब में देखिए 68 से डिवाइड किया गया है। ये होता है फिक्स बेस इंडेक्स। अब प्रश्न आता है चेन बेस इंडेक्स। अब आपको बताते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह दे आप चेन बेस इंडेक्स बताइए। तो जब आप चेन बेस इंडेक्स की बात करेंगे तो तुरंत एक बात समझ जाइएगा कि पहले ईयर का जो डेटा है उसका इंडेक्स नंबर नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला यही है, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस ईयर का आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं उसके एक साल पहले वाला फिक्स बेस होता है। जैसे आप 2010 का निकालने चलेंगे तो इसके पहले वाले ईयर 2009, उसका प्राइस जो होगा वो बेस बनेगा। तो 2009 का प्राइस दिया ही नहीं है, इसलिए पहले साल का आप इंडेक्स नंबर नहीं निकाल पाते। दूसरे साल से ये फार्मूला लगाइए, करंट ईयर प्राइस 35 और बेस ईयर क्या होगा? एक साल पहले, मतलब 2010 का प्राइस 30 इंटू 100। ये जब इसका निकालेंगे तो करंट ईयर प्राइस 70 अपॉन इसका बेस ईयर क्या होगा? एक साल पहले वाला, ये 35 इंटू 100, 100 इसका बेस क्या होगा? एक साल पहले 70 इंटू 100, 105 अपॉन 100 इंटू 100, 130 अपॉन 105 इंटू 100। मतलब चेन बेस इंडेक्स क्या होता है? जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता जाएगा पीछे पीछे बेस ईयर भी बढ़ता जाएगा। ये होता है चेन बेस इंडेक्स। तो आपने दो चीजें देखा, फिक्स बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स। अब आपको बताते हैं हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, कभी क्वेश्चन में वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है। तो उसमें क्या होता है ना, ईयर का इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, ये पूछा जा रहा है, मान लीजिए वेटेड इंडेक्स नंबर मान लीजिए पूछा जा रहा है। तो ईयर मान लीजिए 2010, 11, 12, 13 और 14 दिया है, और इंडेक्स नंबर इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। याद रखिएगा, इसमें प्राइस नहीं दिया जाएगा, इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेटेड इंडेक्स नंबर जब पूछा जाएगा तो दो चीज दिया रहेगा, इंडेक्स नंबर और वेट। इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया रहेगा। मान लेते हैं इसका इंडेक्स नंबर है 105,
110, 115, 130, 150, ये मान लीजिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में रहेगा। और वेट दिया रहेगा डब्ल्यू वेट, ये किस ईयर को कौन सा वेट देना है ये भी लिखा रहेगा। मान लेते हैं ऐसे कहा है, पहले कोई 1 2 3 4 5 या आगे पीछे भी कर सकता है। ये कहता है इसको 2 दीजिए, इसको 1 दीजिए, इसको 4 दीजिए, इसको 5 दीजिए, आगे पीछे कर सकता है। जिस ईयर को जो वेट देने के लिए कहेगा वही आप वेट दे दीजिएगा। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसका फार्मूला होता है वेटेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वेट, आई फॉर इंडेक्स नंबर। तो एक कॉलम में रहेंगे डब्ल्यू आई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 105, 220, 345, 520, 750, ये आ गया। तो इसका टोटल करेंगे 5 7 12 12 70 15 70 16 15 18 35 18 40 19 40, ये हो गया 19 40। तो 19 40 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू मीन्स ये जो वेट दिया है इसका टोटल 5 5 4 9 3 12 3 15, 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आएगा ना, यही होगा वेटेड इंडेक्स नंबर। जब क्वेश्चन में वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा होगा तो क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर भी दिया रहेगा और वेट भी दिया रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, डब्ल्यू आई हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेटेड इंडेक्स नंबर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में वेट ना देके ना क्वांटिटी दे देता है, क्वांटिटी, तो वेट की जगह आप क्वांटिटी लिख लीजिएगा बस। अब आपको बताते हैं फिशर का इंडेक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको बताते हैं फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। तो अब आपको बताएंगे फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा कमोडिटी। कमोडिटी मतलब किन वस्तुओं के प्राइस और क्वांटिटी दिए गए। ए बी सी डी हो सकता है, 1 2 3 4 कमोडिटी दे सकता है, व्हीट दे सकता है, राइस दे सकता है, पल्स दे सकता है, फूड दे सकता है, रेंट दे सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकता है, कुछ भी कमोडिटी नाम दिया रहेगा। तो हम यहाँ ए बी सी डी दे रहे हैं, ए बी सी डी। इसमें आप जो कॉलम बनाएंगे फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, तो ये बेस ईयर का हो जाएगा, ये करंट ईयर हो जाएगा। तो बेस ईयर में भी अब 2 कॉलम बन जाएगा और करंट ईयर में भी 2 कॉलम बन जाएगा। ये दोनों कॉलम बेस ईयर के हैं और ये 2 कॉलम करंट ईयर के हैं। बेस ईयर में प्राइस क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा, इसको P0 और Q0 कहेंगे, 0 फॉर बेस ईयर। और करंट ईयर में भी प्राइस क्वांटिटी दिया रहेगा, इसको P1 और Q1 कहेंगे, 1 फॉर करंट ईयर। अब आप क्वेश्चन में दिया रहेगा प्राइस कितना है, मान लेते हैं 10 3 5 15, क्वांटिटी दिया है 7 8 10 15, ऐसे दिया है। प्राइस क्वांटिटी दिया है करंट बेस ईयर का, करंट ईयर का भी मान लीजिए दिया है 15 5 15, मान लीजिए 45, और क्वांटिटी दिया हुआ है 3 10 15 और 20, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको बनाना है फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर निकालने का फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर को हम शॉर्ट में P01 कहते हैं, P01। तो इसका फार्मूला होता है P10, फार्मूला होता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0
Q1 और ये अंडर रूट के बाहर होता है इंटू 100 याद रखिएगा, अंडर रूट के बाहर है इंटू 100। अभी हम फार्मूला लिखवा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा इतना लिखने के बाद बाहर इंटू 100 है। अब यहां देखिए ये चार चीजें P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1, इसके लिए आपको चार कॉलम आगे बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1, वो चारों कॉलम ये बने हैं। अब यहां देखेंगे P1 Q0, P1 यहां है, Q0 यहां है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 105, 40, 150, 675, ये दोनों कॉलम का हम मल्टीप्लाई कराए हैं। अब आगे कॉलम है P0 Q0, P0 Q0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70, 24, 50, 225। अगला कॉलम है P1 Q1, P1 Q1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45, 50, 225, 900। फिर अगला कॉलम है P0 Q1, Q1 यहां है, P0 यहां है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 15 75, 20 300। ये कैसे आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। बस अब आप ये फार्मूला अप्लाई करवा लीजिए। तो फार्मूला अप्लाई कराएंगे, लिखा है सिग्मा P1 Q0, इसका टोटल आप कराएंगे 145, 295, 300, 970, टोटल आएगा 970, 970 डिवाइडेड बाई P0 Q0, 70, 94, 144, 344, 369, 369 इंटू P1 Q1, इसका टोटल है 45, 95, 100, 320, 1220, 1220 अपान P0 Q1 60, 135, 435, 435 और अंडर रूट के बाहर है इंटू 100। अब यहां देखिए दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 970 इंटू 1220, 970 इंटू 1220 आएगा 1183400। फिर आएगा 369 इंटू 435, 160515 इंटू 100। इसको आप डिवाइड करवा लीजिए, 1183400 डिवाइडेड बाई 160515 आएगा 7.3725 इंटू 100। इसका अंडर रूट कराएंगे, आएगा 2.7152 इंटू 100 और ये हो जाएगा 271.52। ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर, फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल क्यों कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंसीडर करके खर्चे को हम निकाल रहे हैं, जबकि इससे पहले जो इंडेक्स नंबर आपने देखा उसमें सिर्फ प्राइस दिया रहता था, आप खर्चा कितना कर रहे हैं इसकी बात नहीं रहती थी। तो ये हो गया फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। एक बात स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में एक बारीक सा अंतर कर देता है, आप समझ नहीं पाते हैं। प्राइस और क्वांटिटी दो चीज की जरूरत है, कभी कभी प्राइस दे करके ना एक्सपेंडिचर दे देता है, तो आप क्या करते हैं, प्राइस को P लिख दिए और संयोग से एक्सपेंडिचर को आप Q लिखते हैं, दोनों में अंतर है। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया है तो क्वांटिटी पहले निकाल लीजिए, तो कैसे, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर दीजिएगा तो क्वांटिटी आएगा। एक जगह वर्किंग नोट पहले कर लीजिएगा तब ये कॉलम बनाइएगा। अगर क्वेश्चन में प्राइस दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है तो आपको पहले क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला लगा के। और कभी कभी क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर दे देता है तो प्राइस निकालना पड़ेगा,
अगर प्राइस निकालना हुआ तो एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी कर दीजिएगा। जब क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आएगा, और प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्राइस और क्वांटिटी दोनों ना दे करके उसमें से एक एक्सपेंडिचर दे दे तो आपको समझ लीजिएगा कि दूसरा चीज निकालना पड़ेगा। प्राइस दिया रहेगा तो क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा तो प्राइस निकालना पड़ेगा। ये पहले आप वर्किंग नोट देकर के एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ये कॉलम बनाइएगा, आ जाएगा आपका फिशर्स का इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से आप फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप स्टूडेंट्स अगर जो मेगा रिवीजन सेशन चला पार्ट 1, हमने इसके पिछले वीडियो अपलोड किए थे, आज आपका सेकंड पार्ट, मेगा रिवीजन का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके पढ़ लें तो न्यूमेरिकल का हमने पूरा रिवीजन करा दिया है। और एक चैप्टर हमने कोरिलेशन अभी रिसेंटली वीडियो बनाए थे, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। उस वीडियो के थ्रू आप कोरिलेशन 2 है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, दोनों का वीडियो रिसेंटली बनाए हैं, इसलिए हम इस वीडियो में रिवीजन में उसकी बात नहीं किए हैं। आप उसको भी रिवीजन कर लें और इतना आप तैयार कर लें तो ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूरे पूरे कवर हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है। आप पूरा कवर करें, इतना पढ़ लें, इतने में से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छा होगा। इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।